ये है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट और अब इसे अंतरिक्ष में सफर करते हुए करीब 70,000 साल बीत चुके हैं, जिसके साथ ना अब इंसान का कोई कम्युनिकेशन बचा है और ना ही ये कोई फोटोग्राफ अब पृथ्वी पर भेज सकता है। शायद इंसानों को तो अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी पता नहीं है, पर ये हमारी ही बदकिस्मती है क्योंकि इन 70,000 सालों के सफर के बाद वॉयेजर आज जिस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के सामने है वो एक खूबसूरत चांद है। देखने में बिल्कुल नीला, पानी से भरा हुआ पृथ्वी जैसा, घने नीले जंगल, हवा में तैरते पहाड़ और अंधकार में चमकती झीलें। और सबसे शॉकिंग बात, आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज है जो कभी इसके जमीन पर रात नहीं होने देते। ब्रह्मांड की इस खूबसूरत दुनिया का नाम है पैंडोरा, जो हमें सबसे पहले अवतार मूवी में दिखाई गई थी। एक ऐसी दुनिया जिसके एलियन जीव और खूबसूरती हमें अनरियल लगती है। ये दुनिया मूवी के मुताबिक पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर्स दूर प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम में है, जहां आज की स्पीड से वॉयेजर को पहुंचने में करीब 70,000 साल ही लगेंगे। पर क्या अवतार मूवी देखते हुए आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि क्या ब्रह्मांड में इस तरह की कोई एलियन दुनिया सच में एग्जिस्ट कर सकती है? और क्या मूवी में दिखाए गए ग्रेविटी को तोड़ने वाले पैंडोरा के पहाड़, वहां का वातावरण और जीव विज्ञान के मुताबिक असली हो सकते हैं, या फिर अवतार मूवी विज्ञान की नजर से बस एक झूठ है? इसी सवाल के जवाब को जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। अप्रैल 2025 जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की 6.5 मीटर मिरर पर उस दिन एक बहुत फेंट रोशनी कैद हुई थी। ये रोशनी पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक एलियन वर्ल्ड से आ रही थी, जिसका नाम था K218b। पर इस लाइट में एक राज छुपा हुआ था, इस ग्रह पर मौजूद एलियन जीवों की बायोलॉजी का राज, जिसे पढ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर निक्कू मधुसूदन ने। उन्होंने बताया कि इस ग्रह के वातावरण में उन्हें 2 खास गैसेस मिली है, डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि DMS और डाइमिथाइल डाइसल्फाइड यानी DMDS। ये वही गैसेस है जो पृथ्वी पर सिर्फ जीवित ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन और मरीन एल्गी बनाते हैं। सिग्नल इतना साफ था कि वैज्ञानिकों ने इसकी प्रोबेबिलिटी 99.7% बताई। यानी शॉर्ट में कहूं तो ये एक साइन था कि शायद पृथ्वी से 124 लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट K218b पर जीवन मौजूद है। इसके अलावा कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स जो नासा द्वारा पब्लिश हुई वो ये भी कहती है कि मार्स पर भी कभी एलियन जीवन मौजूद था। यानी हो सकता है कि आज तक जिस एलियन लाइफ को हम ब्रह्मांड में रेयर समझते थे वो इतनी भी रेयर ना हो। पर क्या इसका मतलब ये है कि ब्रह्मांड में कहीं अवतार मूवी के पैंडोरा जैसी दुनिया एग्जिस्ट कर सकती है? और अगर हाँ, तो आखिर उसे हम विज्ञान से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या अवतार मूवी की तरह ही इंसान अपनी कॉन्शियसनेस को कभी किसी और बॉडी में ट्रांसफर कर सकेगा? और कैसे जेम्स कैमरॉन का पैंडोरा हमारी अर्थ के प्रेजेंट और फ्यूचर की एक झलक है? तो देखो, आसमान नीला नहीं गहरा इंडिगो है, जिसमें 2 सूरज एक साथ चमक रहे हैं, एक सुनहरा, दूसरा थोड़ा सा लाल। इनके बीच में एक विशाल गैस जायंट पॉलीफेमस घूम रहा है, जिसके चारों तरफ हल्की सी नीली रोशनी के बीच एक छोटा सा नीला चांद उसका चक्कर लगा रहा है। और यही है पैंडोरा, जंगलों से भरा हुआ, बादलों में तैरते पहाड़ों वाला और अंधेरे में चमकती झीलों वाला एक रहस्यमयी संसार। कहा जाता है कि यहाँ की हवा इंसानों के लिए जहर है, लेकिन इसी हवा में हजारों प्राणियां सांस लेते हैं। वैसे लॉजिकली पैंडोरा कोई ग्रह नहीं है बल्कि एक मून है जो अपने पेरेंट प्लैनेट पॉलीफेमस के चारों तरफ घूमता है। और पॉलीफेमस वैसे ही गैस जायंट है जैसा हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर है। इस पूरे सिस्टम का नाम है अल्फा सेंटोरी A, जो हमारी पृथ्वी से करीब 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। यानी अगर कोई स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 की स्पीड से चले तो वहां तक पहुंचने में 70,000 साल लग जाएंगे। जेम्स कैमरॉन ने पैंडोरा को डिजाइन करते समय नासा की एक्सोबायोलॉजी स्टडीज और डीप सी इकोसिस्टम से इंस्पिरेशन ली थी। उन्होंने समझा कि अगर किसी मून पर ग्रेविटी पृथ्वी से थोड़ी कम हो, लगभग 0.8 ग्राम, तो वहां के जीव बड़े और फर्टल हो सकते हैं। इसी वजह से नावी जैसे लंबे मस्कुलर बीइंग्स
बिलीवेबल लगते हैं। लेकिन पैंडोरा को जो चीज सबसे खूबसूरत बनाती है वो है इसका ये वातावरण, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जेनोन जैसे भारी गैसेस होती है जो उसे अरोरास जैसे ग्लो देती है। इसके अलावा जब पैंडोरा पर रात भी होती है तब वहां का आसमान पूरी तरह अंधेरा नहीं होता, क्योंकि पास के दूसरे सूरज अल्फा सेंटोरी बी की फेंट रोशनी अब भी उस नीले आसमान में तैरती रहती है। ये परपेचुअल ट्वाइलाइट ही पैंडोरा को अर्थ से अलग बनाती है। लेकिन इस खूबसूरती के नीचे एक खतरा छुपा हुआ है। पॉलीफेमस के चारों तरफ पावरफुल मैग्नेटिक बेल्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स और आयन से भरे हुए हैं। हमारे जुपिटर के चारों तरफ भी ऐसे ही बेल्ट्स हैं जो यूरोपा और आयो जैसे मून्स को लगातार रेडिएशन से बम्बार्ड करते रहते हैं। ऐसे में अगर कोई मनुष्य पैंडोरा की सरफेस पर बिना प्रोटेक्शन के उतरे तो कुछ ही घंटों में उसकी स्किन जल जाएगी। पर मूवी में तो हम देखते हैं कि वहां इंसान केवल एक ऑक्सीजन मास्क के साथ ही आराम से सरफेस पर घूम रहे होते हैं। इवन पैंडोरा में तो जीवन की भरमार है जो कि इस रेडिएशन की वजह से पॉसिबल ही नहीं होनी चाहिए थी। तो आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? तो देखो, इसका लॉजिकल आंसर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड। शायद पैंडोरा के पास अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर हमें सोलर विंड से बचाता है। इस फिल्म में दिखने वाले अरोराज और फ्लोटिंग माउंटेन्स इसी फील्ड के इनडायरेक्ट साइंस हो सकते हैं। जिसके बाद हम आते हैं पैंडोरा के तैरते पहाड़ों पर, जिन्हें हालेलुया माउंटेन्स कहा जाता है। ये साइंस के लिए सबसे बड़ी पहेली है। कैमरॉन ने उन्हें यूनोप्टेनियम नाम के काल्पनिक मेटल से जोड़ा जो कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज रखता है। जब कोई मटेरियल सुपर कंडक्टिव होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। इसे कहते हैं मिजनर इफेक्ट। इसी प्रिंसिपल पर मैगलेव ट्रेन ट्रैक्स पर तैरती है। अब अगर किसी चट्टान में अनऑब्टेनियम मौजूद हो और नीचे से पॉलीफेमस का मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक्ट करे तो थियोरेटिकली वो चट्टान हवा में बैलेंस हो सकती है। पैंडोरा में शायद यही इफेक्ट काम करता है, जिससे वहां के ये पहाड़ ग्रेविटी को तोड़ते हुए लटके रहते हैं। और ये इतना विजुअली स्टनिंग है कि साइंस और मैजिक के बीच की लाइन गायब हो जाती है। इसके अलावा पैंडोरा की हवा भी उतनी ही यूनिक है जितनी कि उसकी ग्रेविटी। इसमें ऑक्सीजन अर्थ से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ 16 से 18% कार्बन डाइऑक्साइड और ट्रेस मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी है। यह मिक्सचर इंसानों के लिए पॉइजनस है, पर लोकल लाइफ फॉर्म्स ने अपने शरीर को इसके लिए इवॉल्व किया है। वहां के पौधे फोटोसिंथेसिस के साथ साथ बायोल्यूमिनेसेंस भी करते हैं, यानी खुद से रोशनी छोड़ते हैं। पृथ्वी पर भी कुछ फंगाई और डीप सी जेलीफिश यही करती है। कैमरॉन ने इन्हीं रियल ऑर्गेनिज्म से इंस्पिरेशन लेकर पैंडोरा के ग्लोइंग फॉरेस्ट्स को बनाए। इसीलिए हमने मूवी में भी देखा कि रात में जब नावी उन जंगलों में चलते हैं तो हर कदम पर जमीन नीली चमक उठती है, जैसे पूरा ग्रह खुद सांस ले रहा हो। इसके बाद अब बात करते हैं पैंडोरा के इस नीले चक्कर के राज की, जो है वहां के ओशियन, जो देखने में भले ही पृथ्वी की तरह हो पर अंदर से काफी अलग है। क्योंकि पैंडोरा की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसका थोड़ा हिस्सा पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। इस एसिड से ओशियन थोड़े एसिडिक हो जाते हैं, जिसे समुद्री लाइफ को सरवाइव करने के लिए अलग केमिस्ट्री अपनानी पड़ती है। यही कारण है कि पैंडोरा के अंडर वाटर क्रिएचर्स और प्लांट्स जमीन के प्राणियों से बिल्कुल अलग दिखते हैं। कैमरॉन ने इन्हें डिजाइन करने के लिए डीप ओशन सबमर्सिबल मिशन से डेटा कलेक्ट किया था, जहां के कई ऐसे जीवों को लार्ज स्केल पर रीडिजाइन करके मूवी में दिखाया गया, जिन्हें कैमरॉन ने मैरियाना ट्रेंच जैसे जगहों पर देखा था। यानी पैंडोरा की पूरी एलियन दुनिया काफी हद तक हमारी पृथ्वी से इंस्पायर है, जिसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब फिक्शन नहीं तो कम से कम थियोरेटिकली पॉसिबल जरूर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप्स आज ऐसी कई वर्ल्ड्स को डिटेक्ट कर रहे हैं जहां गैसेस, ग्रेविटी और टेम्परेचर पैंडोरा जैसे हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स के चारों ओर मून्स के संकेत भी मिले हैं, जिनकी ऑर्बिट में लाइफ की कंडीशंस हो सकती है। साथ ही साथ नासा के मॉडल्स बताते हैं कि अगर कोई सैटर्न साइज प्लैनेट 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस पर हो तो उसका अर्थ साइज मून लिक्विड वाटर रख सकता है। यही वो पॉसिबिलिटी है जो पैंडोरा के कॉन्सेप्ट को फैंटेसी से साइंस तक पहुंचाती है। यानी अवतार मूवी में दिखाई गई एलियन दुनिया पैंडोरा भी थियोरेटिकली ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं सच में एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसमें दिखाए गए उड़ते हुए पहाड़ और जीव भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन पैंडोरा में लोकल एलियन जैसी बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या हम इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी कभी अचीव कर सकते हैं जहां एक बॉडी की कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में ट्रांसफर हो सके, या ये अवतार मूवी का एक झूठ है? एक डार्क लैब में नीली रोशनी टिमटिमा रही है।
कांच के चेंबर में लेटे एक आदमी के सर पर सैकड़ों सेंसर्स लगे हुए हैं जो उसकी ब्रेन एक्टिविटी को लाइट पल्स में बदल रहे हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है और ठीक उसी पल दूसरे कमरे में रखे एक सिंथेटिक बॉडी अचानक जाग जाती है। उसकी आंखों में वही पल्स झिलमिलाता है क्योंकि अब भी ये वही इंसान है, बस उसकी कॉन्शियसनेस अब एक नई बॉर्न एलियन बॉडी में है। पर क्या ये पॉसिबल है? जेम्स कैमरॉन ने अवतार प्रोग्राम का थॉट फैंटेसी के लिए नहीं बल्कि न्यूरो साइंस के फ्यूचर के लिए रखा था। आज दुनिया में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस हकीकत बन चुके हैं। इलोन मस्क के न्यूरालिंक, डार्पा के मिलिट्री प्रोजेक्ट्स और MIT के बायो सिग्नल लैब्स, ये सभी ह्यूमन ब्रेन के इलेक्ट्रिकल पैटर्न्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी न्यूरॉन के सिग्नल्स को रीड करके सीधे डिजिटल डिवाइस को कंट्रोल कर सकती है। मतलब भविष्य में सिर्फ सोचकर कोई ड्रोन उड़ा सकता है, व्हील चेयर चला सकता है या किसी रोबोट को हिला सकता है। अवतार प्रोग्राम में जैक सुली का नावी बॉडी को कंट्रोल करना इसी प्रिंसिपल का फिक्शनल वर्जन था। अवतार मूवी में दिखाया गया ह्यूमन माइंड और एलियन बॉडी एक न्यूरल लिंक इसी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड बताया जाता है। पर क्या सच में अवतार मूवी की तरह हम कभी फुल कॉन्शियसनेस ट्रांसफर को अचीव कर पाएंगे? तो देखो, न्यूरो साइंटिस्ट अब कनेक्टोम मैपिंग कर रहे हैं, यानी पूरे दिमाग के बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाना। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के लैब्स में टाइनी एनिमल्स के ब्रेन्स को नैनोमीटर लेवल पर स्कैन किया जा रहा है ताकि उनके थॉट पैटर्न्स सिमुलेट किया जा सके। साल 2025 में एक टीम ने माउस के ड्रीम्स को डिजिटल फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया, यानी उसके सपनों के न्यूरल सिग्नल्स को कंप्यूटर स्क्रीन पर पैटर्न की तरह दिखाया। अगर ड्रीम्स रिकॉर्ड हो सकते हैं तो कभी न कभी मेमोरीज भी रिकॉर्ड हो सकेंगी, और जब मेमोरीज रिकॉर्ड हो गई तो आइडेंटिटी ट्रांसफर भी पॉसिबल होगी। और शायद इस तरह आने वाले भविष्य में इंसान अवतार मूवी में दिखाई गई टेक्नोलॉजी की तरह अपने दिमाग को भी किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन वो भविष्य अभी कितना दूर है या पास है, इसके बारे में कहना शायद जल्दबाजी होगी। जिसके बाद हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर कि कैसे जेम्स कैमरॉन की ये खूबसूरत दुनिया पृथ्वी के प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखाती है। नीचे जलते जंगल, काले बादल और बीच में एक अकेला पेड़ जो अब भी हरा भरा है। दूर किसी फैक्ट्री की चिमनी से उठता धुआं नीले आसमान को ढक रहा है। एंड ये कोई एलियन दुनिया नहीं है, बल्कि ये है हमारी पृथ्वी। अवतार की कहानी में मनुष्य अनऑब्टेनियम के पीछे पागल था, लेकिन हमारे पृथ्वी में हम इंसानों के लिए वही अनऑब्टेनियम है गोल्ड, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनसे हमारे फोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स चलती है, जिनके लिए हम अपनी पृथ्वी को लगातार तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अवतार मूवी में हम पेंडोरा को अनऑब्टेनियम के लिए करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्गो से लेकर चिले तक धरती की परतें फाड़ दी गई है। सैटेलाइट से ली गई इमेजेस दिखाती हैं कि पिछले 50 सालों में जंगलों का 35% हिस्सा गायब हो चुका है। कैमरॉन ने जब पेंडोरा के लश फॉरेस्ट्स को बनाए तो वो सिर्फ फैंटेसी नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि अगर हम रिसोर्सेस को ऐसे ही निगलते रहे तो हमारे पास देखने लायक हरियाली कभी बचेगी ही नहीं। जेम्स कैमरॉन खुद इस मैसेज को जीते हैं। टाइटैनिक और अवतार की सक्सेस के बाद उन्होंने ओशन एक्सप्लोरेशन में कदम रखा। डीप सी चैलेंजर नाम की सबमरीन से वे मरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु 10,900 मीटर नीचे तक अकेले गए। वहां उन्होंने वो देखा जो किसी ने भी नहीं देखा था, एक नीली दुनिया जहां कोई आवाज नहीं, बस दबाव और अंधेरा। उन्होंने कहा था ओशन में उतरना दूसरे ग्रह पर जाना जैसा है। वही अनुभव पेंडोरा द वे ऑफ वाटर का आधार बना। उनकी जिंदगी का हर एक्सप्लोरेशन एक रिमाइंडर है कि हमारे अपने ओशन भी उतने ही एलियन है जितना कि कोई एक्सोप्लैनेट है। पर धरती के ओशियंस अब खतरे में है। हर साल लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक्स समुद्र में गिरता है। पैसिफिक ओशन में अब ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच नाम का एक तैरता हुआ द्वीप बन चुका है जो फ्रांस से भी बड़ा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर यही चलता रहा तो साल 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। अवतार मूवी में जो बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स चमकते हुए दिखे थे ना, आज हमारे समुद्र में असली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वही चमक छोड़ रहे हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के रूप में। उनका ग्लो अब खूबसूरती नहीं बल्कि दर्द का संकेत है। अर्थ का टेम्परेचर भी अब अपनी क्रिटिकल लिमिट को छू रहा है। आर्कटिक के ग्लेशियर्स हर साल अरबों टन बर्फ खो रहे हैं। ग्रीनलैंड में एक जगह वैज्ञानिकों ने मीथेन के बबल्स को जलते हुए देखा, यानी धरती अब अपनी ही स्टोरेज से आग निकाल रही है। ये वही फायर
फ्रेंचाइज है जिसकी झलक हमें अवतार 3 द फायर एंड ऐश पीपल में देखने को मिलेगी। कैमरॉन ने खुद कहा था कि तीसरा भाग इंसानों के अंदर के राक्षस को दिखाएगा, वो सिविलाइजेशन जो नेचर से नहीं बल्कि उसकी राख पर बनी है। और शायद इसीलिए अगली अवतार फिल्म का सेंट्रल थीम भी एशेस से जमी लाइफ है, बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह, जो हर तबाही के बाद भी किसी तरह जिंदा रहती है। अवतार की फिक्शनल नावी अपनी देवी एवा से जुड़े रहते हैं। धरती पर भी ऐसे लोग हैं जो अपने जंगलों को एवा की तरह पूजते हैं। अमेज़न के ट्राइब्स, इंडिया की बिश्नोई कम्युनिटी और आर्कटिक के सामी पीपल। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि इंडिजीनियस कम्युनिटीज सिर्फ 5% पॉपुलेशन बनाते हैं, लेकिन ये दुनिया की 80% बायोडाइवर्सिटीज को बचाते हैं। ये असली नावी है जो बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के भी इकोसिस्टम्स को बैलेंस में रखे हुए हैं। फिर भी मॉडर्न सिविलाइजेशन सुनना नहीं चाहती। शहर बढ़ रहे हैं लेकिन हवा घट रही है, नदियां सूख रही हैं लेकिन कंजम्पशन बढ़ रहा है। एआई और इंडस्ट्रीज ने एफिशिएंसीज तो दी है पर एम्पैथी छीन ली है। अवतार 2 में जब ह्यूमंस ने पेंडोरा की समुद्री लाइफ को ऑयल के लिए किल किया था, वो दृश्य फिक्शन कम और हमारी रियलिटी ज्यादा लगता है। आज जापान और आइसलैंड जैसे देशों में फिर से कमर्शियल व्हेलिंग शुरू हो चुकी है। समुद्र के सबसे बुद्धिमान जीवों को सिर्फ प्रॉफिट के लिए मारा जा रहा है। कैमरॉन की फिल्मों का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है, वो हमें दिखाती है कि एलियन कहीं बाहर नहीं, हम ही एलियन बन चुके हैं इस प्लैनेट के लिए। पेंडोरा पर ह्यूमंस इन्वेडर थे और अर्थ पर भी हम खुद ही इन्वेडर हैं, अपने ही फ्यूचर के। हम पोल्यूशन से, मशीन से और ग्रीड से अपने ही घर पर कब्जा कर रहे हैं। और अगर यही चलता रहा तो एक समय ऐसा जरूर आएगा जब हमारी पेंडोरा जैसी खूबसूरत धरती रहने लायक नहीं बचेगी, जिसके बाद हमें अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में इसे छोड़कर जाना होगा। लेकिन उससे बेहतर होगा कि हम अपनी आदतें सुधारें, ग्रीन एनर्जी का यूज करें, प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और फॉसिल फ्यूल से दूर हो जाएं, जिसके बाद शायद हम अपनी जन्मदाता पृथ्वी को थोड़ी बहुत भरपाई दे सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान ही इस ग्रह के लिए एक एलियन है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है पनामा क्रेटर के बारे में। एक ऐसा मीटेओराइट जो कि अर्थ पर गिरा था, जिससे कि एक सिम्बियोट एलियन बाहर निकलता है और एक टिकटॉकर उस पूरे प्रोसेस को अपने फोन के जरिए रिकॉर्ड करके टिकटॉक में डालता है। पर क्या वो एलियन किसी टिकटॉकर को सच में मिला था? क्या थी सच्चाई? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।